नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आप सभी को ये पता होगा कि राजस्थान में जो कर्मचारी चयन आयोग है उनके एग्ज़ामों को अब एक नए पैटर्न में लिया जाएगा और उस नए पैटर्न के सिलेबस और उसका जो पूरा पैटर्न है वो जारी कर दिया गया है और हम आज इसी पर डिस्कशन करेंगे। हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आए और आपके डाउट भी सारे क्लियर हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा सवाल है वो ये रहेगा कि सेट क्या है, इसके बाद में इसमें कौन कौन से पद शामिल हैं, इसका आयोजन कब किया जाएगा, कितनी बार किया जाएगा, इसमें न्यूनतम अंक कितने अर्जित करने होंगे, सेट के बाद चयन कैसे होगा, सेट के लिए योग्यता क्या है और इसका पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए साथियों, वो हमारा पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न है, जिस पे हम एक अलग से वीडियो बनाकर उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सेट है क्या। देखिए, सेट जो नाम से लिखा हुआ है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये जो एग्ज़ाम है ये राजस्थान में जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके अधीन जो एग्ज़ाम है उनमें लगभग हर एग्ज़ाम के लिए ये एक प्राइमरी स्टेज का एग्ज़ाम होगा। प्राइमरी स्टेज का मतलब है प्राथमिक चरण। इसकी ज़रूरत दोस्तों इसलिए पड़ गई क्योंकि जो हमारा रीट का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में और जो अलग अलग हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख तक पहुंच गई थी, चाहे पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो। तो इन एग्ज़ामों को कंडक्ट करवाना राजस्थान सरकार के लिए बहुत बहुत बड़ा एक टास्क होता है और इसमें बहुत सारे रिसोर्स लग जाते हैं, पेपर भी आउट हो जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 2 लेवल एग्ज़ाम किए जाएँ। एक सेट एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के थ्रू स्क्रूटनी की जाएगी और स्क्रूटनी के बाद में जो इसमें आगे जो परीक्षाएं आएंगी उन परीक्षाओं में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति होगी जो सेट को क्लियर कर पाएंगे। जिन एग्ज़ामों में 12वीं पास के लिए ज़रूरी है उनके लिए सेट 12वीं लेवल का लगेगा और जिन एग्ज़ामों के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी होती है उनमें सेट ग्रेजुएशन लेवल का लगेगा। इस तरह सेट 2 प्रकार के होंगे, एक तो 12वीं पास एग्ज़ाम्स के लिए, एक ग्रेजुएशन लेवल्स के लिए। चलिए, ये हो गया कि सेट 2 प्रकार का होगा और सेट के बाद में इसमें हम अब ये देखेंगे कि 12वीं लेवल में कौन कौन से एग्ज़ाम कवर किए हैं और ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से एग्ज़ाम्स को कवर किया गया है। तो साथियों, जो 12वीं का एग्ज़ाम लेवल है उसमें लगभग हमारे 7 एग्ज़ाम्स क्लियर ये शामिल किए गए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एग्ज़ाम की लिस्ट है ये अंतिम लिस्ट नहीं है, इसमें धीरे धीरे हो सकता है कोई नया एग्ज़ाम आता है तो वो इसमें उसकी योग्यता के अनुसार ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई नया एग्ज़ाम आता है जिसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत है तो वो ग्रेजुएशन की लिस्ट में शामिल होगा, या कोई इस तरह का कोई एग्ज़ाम जो 12वीं पास जिसमें अनिवार्य है तो वो इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। इसके अंदर ये 7 मेन एग्ज़ाम शामिल किए गए हैं। जो पद हैं, वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक भी है, लिपिक ग्रेड है, कनिष्ठ सहायक है, लिपिक ग्रेड 2 है, जमादार, कांस्टेबल, ये सारे हैं जो 12वीं पास के अंदर शामिल किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रीट में जो स्नातक स्तर का है उसमें कौन कौन से एग्ज़ाम शामिल किए गए हैं। तो उसमें जो महिला पर्यवेक्षक होती है, पटवारी भी है, जिलेदार है, प्लाटून कमांडर, तहसील राजस्व लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, उप जेलर, पर्यवेक्षक और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2। दोस्तों, ये एक खुशी की बात यहाँ ये भी है कि इसी के साथ हमें पदों का विवरण भी दे दिया गया है। इसका मतलब है कि इतने पदों पर भर्ती आने की संभावना है, इतने पदों पर भर्ती आने की संभावना है। तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के साथ में जो कर्मचारी चयन आयोग है या चयन बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने हमें उसकी डेट भी जारी कर दी है। तो जो 12th लेवल का जो सेट का एग्ज़ाम है वो 6, 7, 8 और 9 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा और जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है वो 18, 19 और 25 और 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों, इसमें बहुत सारे सवाल होते हैं कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी ये कहता है कि मैं ग्रेजुएशन लेवल का सेट ही दूं तो क्या मैं दोनों में क्वालिफाई माना जाऊंगा या मुझे दोनों अलग अलग देने होंगे। इन सब पर हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों स्पष्ट तौर पर यह अंकित किया गया है कि जो विद्यार्थी 12th लेवल के एग्ज़ामों में बैठना चाहता है उसे 12th लेवल का सेट एग्ज़ाम पास करना होगा और जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ामों में बैठना चाहता है उसे ग्रेजुएशन लेवल का सेट पास करना होगा। और दोस्तों, आप ये भी ध्यान दें कि जो विद्यार्थी दोनों ही लेवल के एग्ज़ामों में बैठना चाहता है उसे ये दोनों ही एग्ज़ाम देने होंगे, दोनों ही एग्ज़ाम अलग अलग उसे देने होंगे, तभी वो दोनों एग्ज़ाम में बैठने के लायक होगा।
हम ऐसा नहीं कर सकते कि ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दे के पास कर लें और ये कहें कि हम 12th में बैठें, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगला हमारा प्रश्न आता है कि सेट में न्यूनतम अंक कितने हैं। देखिए दोस्तों, सरकार ने ये जो टेस्ट रखा है ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको आप केवल पास कर लेंगे, उसके बाद आपकी कोई नौकरी नहीं लगेगी। जो नौकरी के लिए एक अलग से एग्ज़ाम होगा वो पर्टिकुलर उसी ही एग्ज़ाम का होगा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए एक वैकेंसी आती है कांस्टेबल की, और इसमें हमें पता है कि इसमें योग्यता है 12th पास की। तो दोस्तों, अगर हम इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें 12th पास लेवल का जो सेट एग्ज़ाम है वो पास करना पड़ेगा। इसको पास करने के बाद में सरकार इसके अंकों के आधार पर एलिजिबल व्यक्तियों की घोषणा कर देगी। मान लीजिए 12वीं पास की कांस्टेबल की 1000 वैकेंसी आई है, तो सरकार ये कहेगी कि सेट के एग्ज़ाम में मान लीजिए 15 गुना लोगों को सरकार क्वालिफाई करती है, तो 15,000 जो टॉप बच्चे हैं सेट 12th के एग्ज़ाम में, 15,000 जो टॉप बच्चे हैं उन्हीं को केवल ये पेपर देने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब है कि सरकार इस एग्ज़ाम के द्वारा भीड़ को कम करना चाहती है, संसाधनों का अच्छी तरह उपयोग करना चाहती है, और सरकार ये सोचती है कि इसके थ्रू हम केवल क्रीम को ऊपर उठा लेंगे, और क्रीम को उठाने के बाद में केवल उनमें से ही हम चयन करेंगे। इसलिए जो 15 लाख 16 लाख स्टूडेंट हैं उनको साल में बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक एग्ज़ाम लगेगा कॉमन, और उसके बाद में एग्ज़ाम वाइज अलग अलग एग्ज़ाम भी लगेगा। इसलिए जो सेट के न्यूनतम अंक हैं वो कोई निर्धारित नहीं है। जो भी बच्चा सेट देगा उसकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से बच्चों को रैंक मिलेगी, और उस रैंक के हिसाब से जो पोस्ट है उस पोस्ट में 15 गुना पदों पर ऊपर जो बच्चे आएंगे मेरिट के, उनका चयन कर लिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई न्यूनतम अंक नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि सेट के बाद चयन कैसे होगा। तो हमने ये डिस्कशन किया कि सबसे पहले आपका सेट का एग्ज़ाम लगेगा, और वो 2 एग्ज़ाम लगेंगे, उसमें ग्रेजुएशन लेवल और एक 12th लेवल। ये दोनों एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं उसके बाद में वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी आने के बाद दोस्तों इस वैकेंसी में केवल वही व्यक्ति एग्ज़ाम देगा या फॉर्म भरेगा जो मेरिट के अनुसार चयनित होगा। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया, मान लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए पटवारी की वैकेंसी आई और पटवारी पद के लिए वैकेंसी आई 2000, तो 2000 पदों पर पटवारियों की भर्ती होनी है। तो सरकार ये कहेगी कि हम जो सेट ग्रेजुएशन लेवल का था उसकी मेरिट में से पदों के 15 गुना विद्यार्थियों को ले लेते हैं। तो इस तरह अगर मान लीजिए सेट का एग्ज़ाम 20 लाख लोग देते हैं तो उनमें से पटवारी के 15 गुना, यानी केवल 30,000 बच्चों को ही पटवारी का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। आप समझ गए दोस्तों, केवल 30,000 लोग ही पटवारी का एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसे अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से मेहनत करनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसमें केवल 100 पोस्ट आती है और उस एग्ज़ाम में सरकार बोलती है कि केवल हम 1500 बच्चों को ही इस एग्ज़ाम का पेपर देने देंगे, तो ये ज़रूरी है कि हमारा जो स्थान है वो उन 1500 के अंदर ही आए, तभी हम जो उस एग्ज़ाम के पेपर के अंदर बैठ पाएंगे। इसके बाद में है सेट के लिए योग्यता और आयु सीमा। देखिए सेट के लिए योग्यता दोस्तों मैंने आपको बताया 12वीं और ग्रेजुएशन, तो दोनों ही योग्यताएं इसके अंदर हैं कि जो 12वीं पास होंगे उनके लिए 12वीं के लिए एलिजिबल हैं, और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो विद्यार्थी 12वीं के लिए भी एलिजिबल हैं और ग्रेजुएशन के लिए भी एलिजिबल हैं। आयु सीमा इसमें वही रखी गई है, अभी तक जो आयु सीमा है इसमें वही रखी गई है। जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनके लिए आयु सीमा, ये रिज़र्व कैटेगरीज़ के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, ये आयु सीमा उनके लिए है। इसके अलावा जो सामान्य वर्ग है उनके लिए आयु सीमा हम सब जानते हैं 40 वर्ष है, और जो महिलाएं हैं, महिला अगर आरक्षित वर्गों की है तो उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, और अगर महिला सामान्य वर्ग की है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट है। कहने का मतलब है कि अगर आरक्षित वर्ग की महिला है तो वो
50 वर्ष तक एग्ज़ाम दे सकती है और सामान्य वर्ग की महिला 45 वर्ष तक एग्ज़ाम देने के लिए योग्य है। यह है इसमें योग्यता और आयु सीमा भी हमने देख ली। इसके बाद में सेट का पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न। दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेट का पाठ्यक्रम क्या है और परीक्षा का पैटर्न क्या है। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है कि सेट की परीक्षा कोई कितनी बार दे सकता है। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड है उसने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है, ये साफ साफ बता दिया है कि कोई भी विद्यार्थी सेट कितनी भी बार दे सकता है, कितनी भी बार दे सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि अगर मान लीजिए एक बार किसी ने सेट दिया और अगली बार वो विद्यार्थी फिर से सेट देने चला गया और उसके नंबर उसमें आ गए कम, तो किस एग्ज़ाम के नंबर काउंट किए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारा विभाग की तरफ से जो इसमें नोटिफिकेशन में आया है उसके अनुसार जिस सेट के एग्ज़ाम में आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे वो ही काउंट किया जाएगा। इसलिए आप लोग सब लोगों को सलाह है कि सेट का एग्ज़ाम जितनी भी बार होता है आप हमेशा देने जाएं और अपने स्कोर को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप एक बार सेट देके और अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लग गए और अगर आपने सेट छोड़ दिया तो आप मानिए कि अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी है, केवल 10 वैकेंसी आई तो उसके 15 गुना विद्यार्थियों को अगर लेना है तो केवल 150 जो टॉप विद्यार्थी हैं उन्हीं का ही सिलेक्शन इस पेपर को देने के लिए होगा। तो आप लोग जितनी बार सेट का एग्ज़ाम हो उतनी बार दें और बार बार दें, और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो केवल आपके उस स्कोर को मानेगा जो स्कोर सबसे ज़्यादा है।